पहला सवाल आपके सामने बोर्ड पर है जो सरलीकरण का है, सिंपल है, लेकिन फिर भी यहां पर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो ये सवाल भी गलती करा देते हैं। सवाल नंबर 41 यहां पर सवाल आपके पहले मैथ्स का मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। 27 से आप देख रहे हैं 27 का वर्ग, अगर आप समझ रहे हैं तो 27 का वर्ग होता है 729। इससे इसको डिवाइड करने पर 27 ही मिलेगा। 27 में 23 गुणा करना है, जोड़ना है, गुणे 5 करना है। हम सबको पता है बॉडमास का सिस्टम क्या होता है। माइनस यहां पर क्वेश्चन मार्क है, इसको हमने 100 x माना। 200 का 36% मतलब 36 बटे हमने 100 कर दिया। ये 2 जीरो खत्म होकर के यह मान आपका 72 ही हो जाएगा। सीधा सीधा लिख दीजिए, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं होती है ना। अब इसका 23 गुणे 5 कर दीजिए। पहली चीज 5 तिया 15, 5 दूना 10, 1 11, 115 होता है, जिसमें मैं 27 जोड़ूंगा। 27 जोड़ूंगा क्योंकि 27 से 27 का वर्ग करने, मल्टीप्लीकेशन करने से 729 आया था। माइनस 1 से बराबर आपके सामने 72 है। जोड़िए, आंसर बताइए सभी लोग, देखिए कितना हो जाता है। जोड़िए, इसको कितना हो रहा है, 7 5 12 हो रहा है, 2 1 3 1 4 हो रहा है, 1 हो रहा है 145। माइनस x बराबर 72 है। अगर हम लोग x को उधर ले जाए तो यह आकर के आपके सामने कितना हो जाएगा, क्योंकि यह मान आप देख पा रहे हैं कि 145 नहीं, यहां पर 7 5 12 142 है। तो आप देखिए आंसर कितना होने वाला है, फटाफट सभी लोग कंफर्म कर दें। जब आकर यह घटेगा तो 70 आ जाएगा, क्योंकि हम 142 से किसको घटाएंगे, 72 को घटाएंगे, 0 और यहां पर 7। 70 आपके इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 70 सभी लोग नोट कर लीजिएगा, एकदम सही आंसर आपके सामने है। दूसरे सवाल पर चलते हैं हम लोग। यदि दो संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3, करेक्ट है, तथा उनका लासा दिया है 54, तो संख्याओं का योग हमसे पूछ रहा है। मैं आपको बताऊं, ऐसे किसी भी सवाल के लिए मासा की रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको कंफर्म कर दूं, अगर दो संख्याओं का अनुपात A अनुपात B है, अगर उनका मासा x है, आपसे संख्याएं पूछे, ध्यान सुनिएगा, संख्याएं पूछे तो संख्याएं हो जाती है ax और bx। अगर ऐसे में हमसे लासा पूछे तो लासा हो जाता है abx, करेक्ट है। हम आपको बता दें कि ऐसे प्रत्येक सवालों के लिए जहां पर अनुपात दिया हो, आपको किसी भी हालत में सबसे पहले मासा निकालना चाहिए। अगर आपने मासा निकाल लिया तो कंफर्म हो जाएगा, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 दिया है, लासा अपने आपको दिया है, लासा इस सवाल में 54 दिया है, मासा की जानकारी नहीं। अगर मासा होता तो फटाफट आंसर हम लोग कर पाते। हम सब समझते हैं, लेट अगर हम मानते हैं कि मासा अपना x है, तो मैंने अभी लिख कर दिखाया, लासा abx हो जाएगा। 2 गुणे 3 गुणे आप x कर दो, बराबर 54 कर दीजिए। 2 तिया 6, 6 9 54 होता है, तो x का मान 9 आया। 9 ही आपके इस प्रश्न का मासा हो गया। मासा कितना हो गया बताइए, 9 हो गया। जब मासा 9 आ गया तो सारी पॉसिबिलिटी सेट हो गई। अब जैसे आपसे पूछा संख्याओं का योग बताओ, योग करने के लिए आपको अनुपाती पदों का योग करना चाहिए, जो कि 5 हो जाएगा। अब 5 का गुणा मासा से कर दीजिए, 9 5 45 हो जाएगा। आप करने के बहुत सारे, जैसे अब आपसे अंतर पूछ ले, अंतर कर दीजिए, दोनों का अंतर 1 है, 1 गुणे मासा कर दीजिए। जो भी हमसे पूछे, अगर हमें मासा कन्फर्म है, अनुपात कन्फर्म है, एवरी पॉसिबिलिटी यहां पर डन हो जाती है। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन है, 45। सभी लोग नोट करें और फटाफट हर सवाल का उत्तर करते हुए आगे बढ़ते रहें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। देखिए ध्यान से क्या है क्वेश्चन में, कहा है एक हमारे पास यह इक्वेशन है, नाम अगर आप देना चाहो तो क्वाड्रेटिक दे सकते हो, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। इक्वेशन की वैल्यू है 3x² प्लस ax प्लस 4 है। इसने हमसे कहा कि x - 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है, तो निश्चित तौर पर x - 5 इसका फैक्टर है, गुणनखंड है। अगर यह गुणनखंड है तो जो इसका मान होगा x का, यहां से जैसे हम लिख दे x - 5 बराबर 0, तो x का मान यहां से 5 होगा, जो इस समीकरण का मूल होगा। क्या होगा, मूल होगा, जो इस समीकरण को पूर्णतः संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर यह सेटिस्फाई करेगा तो a का मान निकालना अपने लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप एक काम करो, x के इस मान को उठा के इस समीकरण में, जैसे इस समीकरण को आप px कह रहे हैं, इसमें उठाकर p के साथ x की वैल्यू को 5 पुट कर दीजिए, तो 3 गुणे 5 का वर्ग हो गया, प्लस a गुणे 5 हो गया, प्लस 4 हो गया। कंफर्म हुआ। अब यहां से हम समझ गए कि अगर यह मूल है तो इसको संतुष्ट करेगा, इसके मान को 0 बना देगा। 5 का वर्ग 25 या 75 कर दीजिए, प्लस a गुणे 5 कर दीजिए, प्लस 4 कर दीजिए। आप समझ गए होंगे। अब आप यहां से देख रहे हैं कि 75 4 कितना होता है, 89 होता है। आप समझे सारी चीजों को, जिससे कंफर्म होती चली जाए बातें, आपको क्लियर होता चला जाए कॉन्सेप्ट इसका क्या होगा। एक बात ध्यान समझिएगा, हमने लिखा, देखिए यहां पर क्या है,
5a, जैसे अगर हम इसकी पॉसिबिलिटी देखें 5a प्लस 89 79 है, बराबर आप 0 करो तो 5a बराबर -79 होगा। a बराबर 5 से भाग कर दीजिए, 5 से भाग कर देंगे तो -15.8 हो जाएगा। 5 1 के 5, 5 या 15 13 होगा ना, नहीं 5 1 के 5 और 2 9, 5 5 25 25 और 5 8 40। इस हिसाब से -15.8 इसका राइट सोल्यूशन होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आप सभी लोग देख लीजिए, कंफर्म करते चलिए और हर सवाल को बिल्कुल बताते हुए आगे बढ़िए मेरे साथ, ठीक है। ये सवाल आपका डन होता है। एकदम क्लियर बताइए, समझ में आई बात की नहीं आई, हमें जरूर कंफर्म करते चलिए। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। चीनी की कीमत में 20% की जब कमी हो जाती है, किसी भी वस्तु के दाम में जब कमी हो जाती है, तो जो आपका एक निर्धारित बजट है उस दाम में आपको ज्यादा सामान मिल जाता है। जैसे 20% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति अब 36 रुपए में 500 ग्राम ज्यादा चीनी खरीद ला सकता है। 500 ग्राम का मतलब आधे किलोग्राम होता है। आधे किलोग्राम ज्यादा चीनी खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मतलब स्टार्टिंग में प्राइस क्या था। दो तरह से ऐसे सवाल हम कर सकते हैं। आपने देखा कि चीनी की अपनी एक सर्टेन प्राइस थी, हमारा एक बजट था। बजट कितने रुपए का था? 36 रुपए का। 36 रुपए की हम चीनी खरीदने मार्केट पहुंचते हैं, तो दुकानदार कहता है कि भैया आज आपको जैसे पहले हम चीनी देते थे उससे हम आधे किलोग्राम ज्यादा देंगे। हमने कारण पूछा, उसने कहा कारण यह है कि चीनी की जो प्राइस है 20% इस समय घट चुकी है। और हमसे हम मतलब एक मन में डाउट जैसे आ नहीं गया, और उस समय हम कोशिश करेंगे कि हम पता लगाएं कि चीनी की प्रारंभिक प्राइस क्या हुआ करती थी, वही निकालने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसको निकालने के दो तरीके हैं। जैसे एक बात आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए रेट मतलब भाव, दाम हमेशा मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रेट बढ़ेगा मात्रा घटेगी, रेट घटेगा मात्रा बढ़ेगी। आप सामान खरीदने जाते हैं, अगर दाम कम है तो ज्यादा सामान लाएंगे और दाम ज्यादा है तो कम सामान लाएंगे। इसको हम दो प्रकार से इसलिए हल भी कर सकते हैं। आप जैसे ऐसे सोचिए, जैसे हम इसको ऐसे भी आपसे करवा देते, जैसे हमने लिखा दर और हमने लिखा मात्रा, ऐसे भी प्रेजेंट कर लीजिए। हमने कहा चीनी का भाव 20% क्या हो रहा है? घट रहा है। 20% का मतलब भिन्न में 1/5 होता है। इसका अर्थ है कि पहले प्राइस अगर 5 थी, तभी प्राइस 1 घट करके 4 हो गई। अगर हमारा बजट कुल 36 ही रुपए का है, तो 36 रुपए में अगर 5 के भाव से चीनी खरीदते, 5 रुपए के रेट से, तो आपको कितने किलोग्राम चीनी मिलती? 36/5 करिए, 5 7 35, 5 दूना 10, 7.2 किलोग्राम चीनी मिलती। बट अगर 36 रुपए में हमें 4 के भाव से चीनी मिलेगी तो 9 किलोग्राम मिलेगी। क्या फर्क आया खुद बता दीजिए। ये जो फर्क है 1.8 का है, जो अनुपात में है। रियलिटी में फर्क कितने का है? 500 ग्राम का है। 500 ग्राम का मतलब क्या होता है? आधे किलोग्राम होता है। आप यहां कह सकते हैं कि 1.8 का मान आधे किलोग्राम है। 1 का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान 3.6 हो जाएगा। 3.6 हो जाएगा कि नहीं, आप खुद ही देख लीजिए। अब आपसे प्रारंभिक रेट पूछा था, प्रारंभिक रेट कितना है? 5। तो 5 का मान आप बता दो कितना हो जाएगा? 5 6 30, 5 3 15, 3 18, 18 रुपए का भाव था। स्टार्टिंग में जो चीनी मिलती थी 18 रुपए के रेट से मिलती थी। ये आपको बी ऑप्शन में इस प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। मैंने आपको जैसे बताया, आप सबको कन्फर्म होना चाहिए कि यहां पर 500 ग्राम जो होगा, 500 ग्राम जो होगा वह आधे किलोग्राम के बराबर होगा। 500 ग्राम का मान आधे किलोग्राम के बराबर होगा, और उसी पर्पज से मैंने इस प्रश्न का सलूशन प्रोवाइड भी किया आपको। दूसरा भी एक तरीका हम फॉलो कर सकते थे, उससे भी आप जा सकते थे। जैसे कैसे? जैसे मैंने आपसे कहा कि रेट घटा है, मतलब रेट घटा है तो 5 से कितना हुआ है? 4 हुआ है। ये रेट है 5 से 4, मात्रा रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगी। जैसे रेट है और यहां पर क्वांटिटी कर दीजिए, ये देखिए ये डिफरेंस इनके बीच होता है। क्वांटिटी में फर्क है कितने का? 1 का। क्वांटिटी में फर्क है, बताओ कितने का? 1 का। और 1 का मान यहां पर रियलिटी में जो है 500 ग्राम है। 500 ग्राम है। 1 का मान अगर 500 ग्राम है तो हम कह सकते हैं 4 का मान कितने हो जाएगा? 2 किलोग्राम हो जाएगा। 2 किलोग्राम, यहां पर 2 किलोग्राम हो गया, और 2 से बस 36 को भाग कर दीजिए। भाई टोटल पैसा तो आपके पास 36 रुपए है ना, 36 को भाग कर दीजिए। देखिए आंसर ऐसे भी आपको 18 किलोग्राम, 18 रुपए पर केजी हमारे पास सामान था। जो आपको पहले चीनी का भाव दिया था वो 18 रुपए दिया था। दोनों तरीके से आप सोल्यूशन कर सकते हैं, दोनों तरीके से आंसर कर सकते हैं। आपके सामने है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेजी जाती है, टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्ट रहिए, जिससे पीडीएफ आपको कनेक्टेड प्रॉपर हमेशा मिलती रहे। ये सवाल आपका डन होता है। अगले सवाल पर आ जाइए। 45 नंबर आपके सामने बोर्ड पर है। बहुत ध्यान से आप हर सवाल को करते चलिए, जिससे कि प्रॉपर आपको समझ में चीजें आए।
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अगला देखिएगा। कह रहा है 25 छात्रों का गणित में प्राप्त अंकों का औसत 50 है। किसी स्कूल में कोई टेस्ट होता है, 25 छात्र हैं, गणित में जो उनको औसत अंक मिलता है 50 के हिसाब से मिलता है, मतलब प्रति छात्र को 50 नंबर के हिसाब से अंक मिलते हैं। 8 छात्र स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, निकल जाते हैं स्कूल से, जिससे कि जो औसत होता है उसमें 5 अंकों की वृद्धि हो जाती है। आप बताओ, अगर आपके समूह से कोई निकल जाए, उसकी वजह से आपके मान में वृद्धि हो जाए, इसका मतलब वो जो लड़के निकले हैं ना, वो सही ही निकल गए, उनको कम नंबर मिलता था, उनके जाने से हमारा औसत बढ़ गया, 5 बढ़ गया। इसका मतलब वो बच्चे जो गए हैं ना, उनका मान कम था, उनको कम ही नंबर मिला था, कमजोर थे वो, बढ़िया हुआ छोड़कर चले गए। अब हमसे पूछा है तो स्कूल छोड़कर जाने वाले बच्चों द्वारा, छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है। जो बच्चे निकल कर गए हैं स्कूल से, उनका औसत अंक क्या है, इसको कंफर्म करना है। आइए, औसत बराबर सबको पता है योग बटा संख्या होता है। हमने यहां पर इस सवाल में लिखा संख्या, हमने इस सवाल में लिखा औसत। याद रखना, जब कोई समूह में आता है अपना प्रभाव लेकर आता है, उसके आने से चीजें बढ़ती हैं तो वह मान ज्यादा होता है, उसके आने से चीज घटती है तो वह मान कम होता है। जब कोई समूह से जाता है तो अपना प्रभाव लेकर जाता है, उसके जाने से अगर चीजें बढ़ती हैं तो वह कम रहता है, उसके जाने से चीजें घटती हैं तो वह ज्यादा रहता है। इस बात को दिमाग में सेट करिए। पहले स्कूल में कितने बच्चे हैं, 25 है, औसत कितना था, 50 था। 8 बच्चे छोड़कर चले गए, इनके जाने से संख्या कितनी हो गई, 17 हो गई। और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, औसत में कितने की वृद्धि हो गई, 5 की। औसत कितना हो गया, 55। अब बच्चे कितने गए हैं, एक बात समझिए, बच्चे गए हैं टोटल 8। ध्यान से समझिएगा, बच्चे गए हैं टोटल 8। हमको क्या करना चाहिए, हमें उन 8 बच्चों का औसत निकालना है जो गए हैं छोड़ करके। हम लोग देखिए कैसे करते हैं, इस तरह के सवालों को कैसे हल कर पाते हैं। हमें सबसे पहले अगर उनका योग नहीं, जैसे आप चाहो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि उनका मान क्या था, उनका योग क्या था। हम कैसे कर सकते हैं, सुनते चलिएगा। जैसे एक तरीका आपको ये मैं बता दूं कि अगर यहां कोशिश करो कि यहां 8 है, 8 को अगर 1 बनाओ ना तो 5/8 करना होगा, लेकिन 5/8 करें, ये वृद्धि हुई है और हम ऐसे में जो निकले हैं उनका मान निकालना चाहते हैं तो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है 5/8 से चल करके करने में। हालांकि बहुत बढ़िया, देखिए आपको आंसर मिल जाएगा। अगर हम उन 8 बच्चे जो स्कूल छोड़कर गए हैं उनका औसत निकालना चाहते हैं तो सिंपली यहां जितने गए हैं उतने से इसको भाग कर दो, इसको लाकर इससे गुणा कर दो 5/8 से। अब यहां से जो मान आए यहां ले जाकर के घटा दीजिए। जैसे कैसे देखिएगा, घटाना क्यों है, क्योंकि यहां पर वृद्धि हुई है और यहां पर बच्चे निकले हैं। अगर यही शामिल हुए होते और यहां वृद्धि हुई होती तब जोड़ा जाता है। 17×5 85 होता है, 85/8 होता है। 8 से भाग करिए, 8 धाम में 80, 8 छंगे 48, 8 दूना 16, 8 पंचे 40। 10.65 अगर घटेगा, इसमें से 10.65 अगर घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा मान, देखिए 10 निकलते ही 40 हो जाएगा। 10 निकलते ही मान कितना हो जाएगा, 40, और 6 निकलेगा तो लगभग 39 समथिंग करके आएगा। मतलब अगर 10 समथिंग घटाएं तो यह 39.4 के आसपास आएगा। आप घटाइए, 39.4 किसी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होगा। जो बच्चे छोड़कर गए हैं 37.5 नहीं होगा। बहुत ध्यान से देखिए, एकदम नियर क्यों जा रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटेड थोड़ी आंसर देना है। मैं कैसे बता रहा हूं सुनिएगा। 25 तो टोटल थे, औसत था 50, 8 बच्चे छोड़कर गए हैं, 17 संख्या हो गई। बच्चों की औसत में वृद्धि 5 की हुई। हमसे पूछा गया जो बच्चे छोड़कर गए हैं उनकी आयु का औसत, उनके अंकों का औसत क्या था, कैसे निकालेंगे सुनिए। जो यहां संख्या अगर 1 होती ना तब तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि यह संख्या 8 है। आप इसको करो 8 से भाग, और वृद्धि है तो घटेगा और कमी होती तो जुड़ता। मैंने यही कहा ना, उल्टा रिस्पॉन्स होता है। अगर हम डिटेल से पढ़े तो समझ में चीजें आती हैं। 5/8 का गुणा किया, 10.6 आया। 10.6 जाकर घटाइए, 39.4 समथिंग आएगा, जो किसी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर है। बढ़िया से आप बता सकते हैं जी। चलिए, समझ रहे हैं ना, कंफर्म हो गया। यस 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 यस। और दूसरा तरीका अगर आपको करना है, एक और तरीका आप समझ लो। अगर हम जैसे डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस तरह से भी कर सकते थे। देखो ये ऐसे देखिए, अगर हमने लिखा संख्या, हमने लिखा औसत, करेक्ट है, तो आप देखो कितनी संख्या थी 25, कितना औसत था 50, कितने गए 8 छोड़कर, कितने बचे 17, औसत क्या हो गया 5 बढ़कर 55। इसका इससे गुणा कर दो, इसका इससे गुणा कर दो, घटा दीजिए, 8 से भाग कर दीजिए, वैसे भी आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं, ट्रेडिशनल कर डालिए,
25 पंचे 125 नहीं आता ऐसे तो पैसे मत पढ़ो, ये देखिए 1250 कर दो। 17 पचे 85, 17 पचे 85, 85 8 93 होता है, 935 हो गया। दोनों का डिफरेंस करके 8 से भाग कर दीजिए, वैसे भी आंसर आ जाएगा। क्या फायदा आपको इधर उधर जाने में, समझिए। आप इसमें घटाइए 935 को और 8 से भाग कर दीजिए, आंसर तो वैसे भी आ जाएगा। जो हम लोग एकदम ट्रेडिशनल करते हैं उससे करिए। ये तरीका तो भाई आपको अप्लाई ही करना पड़ेगा ना, अगर बड़े सवाल आपके सामने आ गए तो ऐसे ध्यान देना पड़ता है, इसलिए सिंसियरली देखिएगा। अगले सवाल पर आइए, देखिए इसको समझिए क्या लिखा है। सवाल यह है कि 1, 2, 3, 4 से लेकर 1000 संख्याओं के एक साथ गुणा कर देने पर गुणनफल के अंत में शून्य कितने आएंगे ये बताना है। मतलब आपके पास एक सवाल है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ऐसे बढ़ते चले गए और पहुंच गए कहां तक बताए, 1000 तक। और आपसे कहा गया इस गुणनफल में अगर हम गुणनफल पूरा फॉलो करते हैं तो इसके अंत में नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। किसी गुणनफल के अंत में जीरो तभी आते हैं जब उसके गुणनखंडों में 2 और 5 का गुणनखंड होता है, और 2 और 5 की जो पेयरिंग संख्या होती है, जितने पेयर होते हैं, जितने टर्म बनते हैं गुणनखंडों जोड़ों में, उतने ही नंबर ऑफ जीरो आते हैं। किसी गुणनफल में 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने नंबर ऑफ जीरो आते हैं। जोड़े हमेशा मिनिमम अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं, जो कम बार उपलब्ध है। जैसे अगर 2 और 5 का समूह सोचे, इस ग्रुप में 2 और 5 की काउंटिंग करें एज ए गुणनखंड, तो 2 हमेशा ज्यादा बार आएगा, 5 हमेशा कम बार आएगा, इसलिए 5 को एज ए फैक्टर काउंट किया जाता है। जितने 5 एज ए फैक्टर बनते हैं उतने 2 5 के जोड़े बनते हैं और उतनी बार शून्य आता है। अब उस 5 को एज ए फैक्टर गिना कैसे जाएगा, इसके लिए अंतिम संख्या को 5 से भाग करते हैं। कितना बार गया बोलिए, 200 बार। 200 को फिर हमने 5 से भाग किया, कितना बार गया, 40 बार। 40 को फिर हमने 5 से भाग किया, 8 बार। 8 को फिर हमने 5 से भाग किया, 1 बार। अब यह बार 5 से छोटा है, यही रुक जाइए, अब आगे जाने की जरूरत नहीं। इन सबको जोड़ लीजिए, 249 हो गया। कितना हो गया, 249। अर्थात इस गुणनफल के अंत में कुल 249 बार जीरो आएगा। इस गुणनफल के अंत में कुल 249 बार जीरो आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है। और आशा करता हूं आपको समझ में भी यह प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल देखिएगा, ये बहुत शानदार सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। पी और क्यू केंद्र वाले 2 वृत्त हैं। एक वृत्त है देखिए ये वाला, जैसे आप दिख पा रहा होगा आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगी चीजें। अगर नहीं देखेंगे भाई तो इतना नहीं आसान है कि चीजें हो जाएंगी। एनटीए पूछेगा, ऐसे पेपर में बैठ जाओगे आप लोग अगर सही से नहीं सीरियसली सुनते हैं तो। एक हमारे पास सर्कल है जिसका केंद्र पी है, ठीक है। दूसरा सर्कल है, देखिए ये वाला सर्कल मैं रेड कलर से ऐसे बना देता हूं क्योंकि बहुत छोटा छोटा ऐसे बनाया गया है। दूसरा सर्कल देख पा रहे होंगे आप लोग, हर चीज की यहां पर इंपॉर्टेंस है। इसका जो केंद्र है वो क्यू है। अब इसने कहा कि दोनों ने बिंदु सी, यहां सी है बिंदु और यहां डी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है। दोनों सर्कल ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है। ए बी बिंदु ए और बी पर खींची गई दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखा है। देखो एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ए बी, करेक्ट है, ए है। यदि एडीबी का मान 68 डिग्री है, एडीबी अर्थात यह जो कोण है यहां पर वो 68 दिया है, करेक्ट है। अब हमसे सवाल में पूछा है एसीबी का मान बताओ। यहां सी है, ये देखिए इस कोण को हमसे पूछा है, इस कोण को। यह कोण इस सवाल में अल्टरनेट सेगमेंट पर वर्क करेगा। और जब भी ऐसा सवाल आए बिना किसी कंफ्यूजन के, इस परिस्थिति में जब 2 वृत्तों के इंटरसेक्शन से जो स्पर्श रेखा जनरेट हुई है, अगर हम देखिए ऐसे 2 त्रिभुज जनरेट करते हुए हम एक कोण 68 बना रहे हैं और एक कोण यह वाला पता करें, पहली चीज तो दोनों कोण एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, समपूरक होते हैं। तो आप 180 से बस 68 घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो 10 से 8 2 हो जाएगा, 7 से 6 1 हो जाएगा, 112 डिग्री आ जाएगा। 112 डिग्री देखिए बी ऑप्शन में अवेलेबल है। इस सवाल का सही उत्तर है। अल्टरनेट सेगमेंट अगर आपने पढ़ा है तो उस पर भी आप डिसाइड कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के संपूरक होंगे, यह कोण और यह कोण। इस आधार पर 180 से 68 को घटाकर आप 112 ला दीजिए, 112 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, आप लोग कमेंट करते चलिए, समझते चलिएगा। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, पढ़ते चलिए सभी लोग। ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9। कल मैंने इस पर एक सवाल कराया था आप लोगों को। 2 पर्सन है, दोनों की वीकली इनकम का रेशियो 9:7 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। खर्च करते हैं 4:3 में। कह रहा प्रत्येक रुपए 200 की बचत करते हैं, दोनों बराबर बराबर 200 की बचत करते हैं। तो उनकी आय का योग कितना है, दोनों मिलकर कितना कमाते हैं। बहुत बढ़िया कर सकते हैं इस सवाल को। अच्छी बात तो यह है, हम सब जानते हैं, देखो हमारी अगर इनकम है, इनकम 2 चीजों में बढ़ती है, व्यय और बचत।
अगर हम अपनी इनकम से व्यय घटा दे तो बचत आएगा और बचत घटा दे तो व्यय आएगा। इस बात को आप सहमत हो मेरी बात से? हमारी आय का रेशियो क्या है? देखो, 2 पर्सन है, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। हम इससे बड़ा सवाल कल करवाए थे, कल वाली सेशन में। 9:7 है हमारे आय का अनुपात। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे खर्च का जो रेशियो है, खर्च का रेशियो कितना है? 4:3 है। ठीक है, खर्च का रेशियो 4:3 है। हम दोनों प्रत्येक अपने अपने आय में से जो बचत करते हैं, दोनों बराबर बराबर करते हैं। कितना कितना करते हैं बोलिए? 200 हम भी करते हैं अपनी इनकम से, 200 ये भी करते हैं अपनी इनकम से। तो हम अपनी इनकम से अगर 200 निकालें, ये भी अपनी इनकम से 200 निकाले, तभी तो हमारे खर्च का रेशियो 4:3 बना है। बिल्कुल समझ में आ रही होगी बातें? मतलब हमने अपनी इनकम से बराबर बराबर बचत की थी। अगर बराबर बराबर बचत की थी तो हमारे डिफरेंसेस भी बराबर होने चाहिए। हमारे डिफरेंसेस देखो बराबर है कि नहीं है? 9 में से 5 घटता है तो 4 आता है, और 7 में से 4 घटता है तो 3 आता है। हमारे डिफरेंसेस बराबर नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने डिफरेंसेस को बराबर करें। भाई देखो, हमारे से एग्जैक्टली 200 कम हो रहा है, इनके से भी एग्जैक्टली 200 कम हो रहा है, बराबर बराबर कमी हो रही है, तो रेशियो का डिफरेंस भी बराबर बराबर ही गैप पर चलना चाहिए, जो कि है नहीं। तो हम क्या करेंगे? रेशियो के गैप को बराबर बराबर करेंगे। कैसे? देखिए, बहुत आसानी से। 4 और 3 का डिफरेंस 1 होता है, आप इसमें ऊपर 1 से गुणा कर दें। 1 से करो ना करो कोई फायदा नहीं। इन दोनों का डिफरेंस 2 होता है, इसमें आप 2 से गुणा कर दें। 2 से करने पर भैया ये मान आपका 8 हो जाएगा और यह मान आपका 6 हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि 9 से 8 होना मतलब 1 का गैप, और 7 से 6 होना मतलब 1 का गैप। बराबर हो गया ना? 1 का गैप, 1 का गैप। 1 के गैप की तुलना आप कर दो 200 से, और हमसे प्रत्येक की आय पूछ रहा है, दोनों की आय का योग पूछ रहा है। आय का योग कितना होगा? 9 7 16, यही तो आय थी ना? 9 7 16, 16 बराबर कितना होगा? 3200। 32 तो दोनों की आय का योग हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगर यही सवाल पर हमसे पूछा होता कि अलग अलग इनकम, जैसे ए की इनकम क्या थी, तो 9 का मान निकाल देते 1800, बी की इनकम क्या थी, 7 का मान निकाल देते 1400। जो भी आपसे पूछा जाता, आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सॉल्यूशन कर पाते। बस यही बातें हमको सीरियसली ध्यान देना होता है। ये जो हमने बचत करी है, बराबर बराबर की थी। कल हमने एक सवाल कराया था जो अलग अलग बचत पर भी आधारित था, वो भी हमने क्रिस क्रॉस से आपको सॉल्व करवा दिया था। आशा करता हूं ये आपको एकदम परफेक्टली समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पर आ जाइएगा। अगला सवाल बहुत ध्यान से देखिएगा, समझ रहे ना? एक एक चीज को कंफर्म करते चलिए, जिससे कि दिक्कत बिल्कुल ना होने पाए। हर सवाल को आप लोग बढ़िया से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बढ़िए। 3 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं, किसी काम को 7 दिन में कर लेते हैं, जबकि देखिए एक वर्ड होगा, 2 पुरुष हैं और 1 महिला है, उसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? भाई इसमें हमें सबसे पहले पुरुष और महिला की क्षमता को कंपेयर करना होगा, क्योंकि पुरुष का नेचर अलग है, महिला का नेचर अलग है। तो पुरुष और महिला को जब तक कंपेयर नहीं करेंगे तब तक नहीं निर्धारित कर पाएंगे। हम सब एक चीज जानते हैं, हम अपनी क्षमता से समय को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क निकलता है। जैसे हम प्रतिदिन कितना काम करते हैं, मान लो 4 काम, हम कितने दिन में करते हैं? मान लो 10 दिन में। तो हमने कुल 10 चौके 40 काम किया था। हमारा टोटल वर्क हमारी क्षमता और हमारे द्वारा कार्य को समाप्त करने में या करने में लगे समय के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। यही स्थिति हर समय होती है। हमसे कहा 3 पुरुष हैं प्लस 4 महिलाएं हैं, किसी काम को 7 दिन में कर लेते हैं। ये देखो मैन पावर है और ये टाइम है। दूसरी तरफ बढ़िए, जबकि 2 पुरुष हैं और 1 महिला है, उसी काम को 14 दिन में कर पाते हैं। काम तो वही था, टोटल वर्क डेवलप हो रहा है। जी समझ रहे हैं? हाँ। अब देखिए ध्यान से, अब ऐसी स्थिति में हम यहां कंपेयर करें 7 1 के साथ, 7 दूना 14। चलिए, ये 3 पुरुष तथा 4 महिला बराबर 2 दूना 4 पुरुष तथा 2 महिला। अब पुरुष महिला देखो कंपेयर हो जाएगा, पुरुष उधर कर दीजिए तो पुरुष बराबर 2 महिला, अर्थात पुरुष तथा महिला का जो अनुपात है 2:1 है। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि किसी निर्धारित समय में पुरुष करेगा 2 काम तो महिला कर पाएगी 1 काम। ये इनकी वर्क एफिशिएंसी का रेशियो बन गया। करेक्ट है, पुरुष और महिला की क्षमता का अनुपात हो गया। अब सवाल में क्या पूछा है? यदि उसी काम मतलब चाहे इस काम को सोचो चाहे इस काम को सोचो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि उसी काम को हम केवल 7 महिलाओं से करवाएंगे तो कुल कितना वक्त लग जाएगा? सवाल यह है। आइए देखिए क्या करना है। हमने कहा उसी काम मतलब
कोई समूह पकड़ लीजिए, चाहे पहला वाला समूह पकड़िए चाहे दूसरा वाला समूह पकड़िए। दूसरा वाला पकड़े, हां। यदि जिस काम को 2 पुरुष और 1 महिला मिलकर 14 दिन में कर पाते थे, उसी काम को केवल 7 महिलाओं द्वारा हम कितने दिन में करवा लेंगे, यही सवाल बन गया। अब हम सबको जानकारी है कि पुरुष करेगा 1 यूनिट समय में 2 काम, जबकि महिला करेगी 1 यूनिट समय में 1 काम। सवाल तो यही है। तो पुरुष जहां पर है उसको 2 से गुणा कर दे, 4 हो गया। महिला जहां उसको ऐसे रहने दे, 1 रहेगा, गुणे 14 कर दे, बराबर 7 महिला, 1 महिला का 1 समय में 1 काम, गुणे 1 गुणे डी है। 7 दूना 14 होता है, 4 1 5 दूना 10, 10 दिन में समाप्त कर लेगी। अगर 7 महिलाएं वही काम को करना चाहें तो उन्हें केवल 10 दिन का वक्त लगेगा और वो लोग उस पूरे काम को डन कर लेंगे। जी हाँ जी, ओके जी, बिल्कुल हाँ। आई बात समझ में? सबको कंफर्म हो गया? यस, ये आपका डन होता है। और अगले सवाल पर आप मेरे साथ बढ़ो। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है। बिंदु 5,6 से गुजरने वाली और रेखा 3y - 5 = 4x के समांतर रेखा का समीकरण क्या है? यह सवाल बहुत बढ़िया है, मैं आपको इसको स्पष्ट करता हूं। देखिए कैसे है। कोई रेखा है, ध्यान सुनिए, जिसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। उस रेखा की पहली कंडीशन है कि वह बिंदु 5,6 से होकर गुजरेगी और दूसरी कंडीशन है वह इसके समांतर होगी। मैं आपकी बात एक स्पष्ट कर दूं, कोई रेखा अगर जिस रेखा की आप सोच रहे हो, डिमांड कर रहे हो, जो रेखा आप जानना चाहते हो, बताना चाहते हो, वह रेखा इस बिंदु से गुजरेगी, मतलब यह बिंदु उस रेखा को संतुष्ट करेगा। दूसरी बात, वह रेखा इसके समांतर होगी। 2 रेखाएं जब समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। ध्यान सुनिएगा, समांतर रेखाओं की जो प्रवणता होती है वो हमेशा बराबर होती है। समांतर रेखाओं की प्रवणता क्या होती है? बराबर होती है। समझिएगा, इसका मतलब है जिस रेखा को आप पता करना चाहते हो उसकी प्रवणता इसकी प्रवणता के बराबर। प्रवणता जानते हैं, स्लोप जिसको कहते हैं। प्रवणता निकलता कैसे है? अगर यह रेखा आपको ऐसे दिया है तो इसको हम y = mx + c के रूप में लिखें। कैसे? सुनिए, 3y = 4x + 5 कर दीजिए, y = 4/3 x + 5/3 कर दीजिए। जब कोई रेखा y = mx + c के रूप में हो जाती है तो x का गुणांक ही उसकी प्रवणता कहलाती है। 4/3 हो गया। प्रवणता कितनी होगी? 4/3। प्रवणता इसकी 4/3 है, तो जो आप रेखा चाहते हैं आपकी भी प्रवणता 4/3 ही होगी। अब किसी रेखा की यदि प्रवणता पता है और उस रेखा को कहां से गुजारा जा रहा है वो बिंदु पता है, किसी रेखा की यदि प्रवणता पता है और कहां से होकर जा रही वह बिंदु पता है, तो उस रेखा का समीकरण होता है y - y1 = m × x - x1। यह सूत्र होता है। इनको हम x1 और y1 कह सकते हैं और आप m देख ही पा रहे हैं, तो आइए इस पे अप्लाई करें। कैसे? लिखिए, y - y1 की जगह 6 रख दीजिए, m की जगह 4/3 है, x - x1 मतलब 5 कर दीजिए। 3 से गुणा करिए, 3y - 18 = 4x - 20। देखिए कैसे, किस रूप में लिखा हुआ है उसी रूप में सेट करिए ना। x y के टर्म में लिख दीजिए। हम क्या लिख सकते हैं? 4x - 3y - 20 + 18 = 0। भाई 4x - 3y - 20 + 18, तो 4x - 3y - 2 = 0। तो लिख सकते हैं 4x - 3y = 2। 4x - 3y = 2। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। अर्थात उस सरल रेखा के समीकरण को आपने ज्ञात कर दिया जो सरल रेखा इन बिंदुओं से जाती थी और साथ साथ इस रेखा के समांतर थी। कोई रेखा किसी के समांतर होगी तो उन दोनों की प्रवणताएं हमेशा बराबर होंगी। कोई रेखा किसी के लंबवत होगी तो उन दोनों सरल रेखाओं के प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। इस बात को सेट कर लीजिए दिमाग में और ये पता रहे आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला सवाल देखिए क्या है। मोहन स्कूटर से किसी यात्रा को 5 घंटे में पूरी करता है। मोहन क्या करता है? स्कूटर से किसी यात्रा को 5 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का जो पहला हिस्सा होता है, पहला आधा भाग मतलब हाफ जर्नी 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, और यात्रा का दूसरा आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। उसके द्वारा
तय की गई दूरी बता दो। एक तरह से यह स्थिति, जैसे आप लोग एक क्वेश्चन पढ़ते हो एवरेज स्पीड का, एक छात्र किसी चाल से अपने घर से विद्यालय तक जाता है और विद्यालय से घर तक उसी तरह से, जी हाँ, उसी तरह से मतलब किसी अन्य स्पीड से आता है। ऐसे में अगर हमसे पूछा जाए कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड के लिए जब कहते हैं ना, जैसे देखिए ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को एक छात्र किसी x स्पीड से होकर गया और y स्पीड से होकर आया, दूरियां बराबर थी, तो एवरेज स्पीड हो जाता है उसकी पूरी जो गति है, औसत गति, वो ट्वाइस axy अपान x प्लस y हो जाती है। उसी प्रकार से कोई एक यात्रा है जो स्कूटर से मोहन तय करता है, क्या करता है, उस यात्रा का आधा भाग किस गति से बोलो, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और अगला आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर तय करता है। इस दौरान मोहन की एवरेज गति, एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल, उसी तरह से करें क्योंकि दूरियां तो बराबर तय किया है ना। औसत चाल देखिए हम कैसे निकालेंगे, ट्वाइस AB मतलब 30 गुणे 20 बटे 30 प्लस 20। देखिए अब देखिए 30 20 कितना होता है, 50, मतलब एक प्रकार से 2 गुणे 30 गुणे 20 बटे 50 करिए, शून्य हुआ, 5 छंगे 30 होता है, 6 दूना 12 दूना 24 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड हो गई। इस पूरी यात्रा के दौरान 24 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड हो गई। अब आप बताओ उसने इस पूरी यात्रा में किस चाल से, कितने समय में, मतलब किस चाल से यात्रा की है, बोलो। चाल हो गई पूरी यात्रा की 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस पूरी यात्रा को करा कितने समय में है, पढ़ो, 5 घंटे में। कितने में, 5 घंटे में। अब आपको अगर चाल पता है और समय पता है तो दूरी बताइए, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, मतलब 24 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, यात्रा हो जाएगी, जिस यात्रा को स्कूटर से मोहन ने तय किया है। 120 किलोमीटर अगर आपने किया है तो बिल्कुल यहां पर आपके सामने है, सही आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं, और आशा करता हूं समझ में भी आ गया होगा। अगला सवाल, 2 रूट 3 भुजा वाले खटभुज जिसे हेक्सागन कहते हैं का क्षेत्रफल क्या है। हेक्सागन देखो ऐसे बनता है, हेक्सागन ऐसे बनता है। अगर हम इसको रेगुलर हेक्सागन की तरह कंसीडर कर दें, क्योंकि रेगुलर नहीं बोला है बट है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं क्या है, 2 रूट 3 है। हम इसको त्रिभुज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें, मतलब देखिए ऐसे त्रिभुजों में बांट देते हैं, ऐसे देखिए। और आपको बता दूं कि हेक्सागन के प्रत्येक कोण 60 होते हैं, इसलिए यह भुजाएं भी हेक्सागन की भुजा के बराबर हैं। अब यह हेक्सागन कोई भी जब बनेगा उसकी भुजाएं अगर समान है, मतलब वह रेगुलर है, तो उस स्थिति में वह 6 समबाहु त्रिभुजों में बढ़ जाता है। कितने, 6 समबाहु त्रिभुजों में, 6 समबाहु त्रिभुज में बढ़ता है। ठीक, कोई रेगुलर हेक्सागन 6 समबाहु त्रिभुज में बढ़ता है। किसी समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा जैसे ए सबकी बराबर ही तो है, किसी समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 a वर्ग। अब हमारे पास इसी तरह के 6 हैं और मिलकर समखंडभुज बनाएंगे, तो हम इसका जो कंप्लीट एरिया कहेंगे 6 गुणे √3/4 इंटू a वर्ग, यही सूत्र होगा। लिखें 6 गुणे √3/4 इंटू a का मतलब कितना है, 2√3 का होल वर्ग कर दीजिए, 6 गुणे √3/4, और इसको आप लिखिए 2 दूना 4 तिया 12, 2 का वर्ग 4 होता है, √3 का 3 होता है, 4 तिया 12 होता है, 6 त्रिक 18, 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए 18√3 इस सवाल का राइट सोल्यूशन है, जो आप लोग नोट कर सकते हैं, कंफर्म कर लीजिए। आशा करता हूं आपको समझ में एकदम क्लियरली आया होगा। मेरे ख्याल से क्लियर है ना, बढ़िया सवाल था। समबाहु खटभुज आपका बनेगा क्योंकि सभी भुजाएं √2 √3 थी, 6 समबाहु त्रिभुज में बटेगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a वर्ग होता है, 6 का 6 गुणे √3/4 a वर्ग होगा। पूरा प्रोसेस अप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगले सवाल पर आइए। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा शानदार सा है, क्या है कह रहा 3 की पावर 61 28 4 कह रहा, इसको आप 5 से भाग करो और रिमाइंडर बताओ, और रिमाइंडर कह रहा है कितना होता है x। उसी तरह से अगला एक नंबर है 4 की पावर 96 है और उसको 6 से भाग करें, और इसका जो रिमाइंडर होगा उसका मान y होगा।
अब हमसे सवाल में पूछा है क्या कि 2x माइनस वाई का मान बताओ। अर्थात पहला काम, इस नंबर को 5 से भाग करके शेषफल निकालना है, इस नंबर को 6 से भाग करके शेषफल निकालना है। दोनों शेषफल को इस समीकरण में रखना है। आइए शेषफल निकालना सीखते हैं। 5 से भाग करने पर साइक्लिसिटी सेट नहीं होगी। कैसे? क्योंकि 5 से भाग करने पर शेषफल अगर 3 को भाग करता हूं, एक करने का तरीका एक बनता है। जैसे अगर आप चाहो 3 तिया 9 कर दो, 3 तिया जैसे हम चाहे इसको ऐसे बना दे, देखिए 3 की पावर 2 कर दें। क्यों ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि 9 को 5 से भाग करने पर शेषफल -1 आता है। अब जैसे मैंने 2 किया, यह 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 छंगे 12, 2 चौके 8, 2 दूना 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 रहेगा। अब सुनिए, यहां पर 9 हो गया, 5 से 9 को भाग करेंगे तो शेषफल -1 आएगा। -1 की पावर अगर कभी सम होती है तो यह मान हमेशा +1 हो जाता है, मतलब रिमाइंडर 1 हो गया, अर्थात x का मान 1 हो गया, x का मान 1 हो गया। करेक्ट हो गया। इधर चले आइए दूसरी तरफ, अगर कभी भी बेस 4 है, बेस क्या है? 4 है, 6 से कर रहा हूं भाग, कितने से? 6 से। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 4 की पावर चाहे जो ले लो, जब जब 6 से भाग करूंगा रिमाइंडर 4 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा, रिमाइंडर 4 ही रहेगा। तो यही मान आपका y हो गया। अब आपको इस पर आकर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, 2 गुणे x का मतलब 1 हो गया, माइनस y मतलब 4 हो गया, 2 - 4 बराबर -2 हो गया। सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं, कंफर्म कर लीजिए, मेरे ख्याल से आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ गया होगा। बिल्कुल -2 इसका राइट सोल्यूशन आपके सामने बन रहा है। प्लीज सभी लोग उतार लें। अगले सवाल पर आ जाए। 54 नंबर देखिए ध्यान से क्या है। 54 नंबर सवाल है, प्रश्न है 36,000 की धनराशि है। करेक्ट है। 2 भागों में ए और बी में इस प्रकार बांटा जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो जाए। बढ़िया तो है सवाल। ए से प्राप्त कुल ब्याज रुपए में ज्ञात करना है। ए से प्राप्त कुल ब्याज रुपए में ज्ञात करना है। अब सुनते चलिएगा। जैसे हमने देखा कि कुल धन कितना है, बोलो 36,000 था। 36,000 को 2 लोगों में बांटना है, ए को देना है और बी को देना है। करेक्ट है। ब्याज की दर जो रहेगी 15% पर एनम रहेगी। हमने कहा कि समय दोनों का अलग अलग है, समय दोनों का अलग अलग है, मतलब आपको बता दूं कि जो ब्याज होता है प्रतिवर्ष समान रहता है। साधारण ब्याज जो पहले साल, वही दूसरे साल, वही तीसरे साल, वही लगातार बढ़ता रहता है, वही लगातार अपडेट होता रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे इसने हमसे कहा कि 36,000 की धनराशि थी, 2 भाग ए और बी में इस प्रकार बांटना था कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रमशः 2 साल और 4 साल बाद जो साधारण ब्याज प्राप्त हो वो दोनों बराबर बराबर बन जाए। ऐसी स्थिति में हम लोगों से ये पूछा गया है कि ए की धनराशि क्या थी, ए को कितना पैसा मिलेगा। चलिए हमने कहा, चलो अगर हमने कहा, देखिए ध्यान से, अगर मैंने कहा कि 15% की दर से इसको 2 साल का ब्याज दे दिया जाए तो कितना दे दिया जाएगा? 30%, मतलब ए का जो 30% है। सुनिएगा, हाँ उधर चलिएगा बी के पास, बी का उसी 15% की दर से 4 साल के लिए कर दिया जाए तो 60% हो जाएगा कि नहीं? यस। तो ए का जो 30% हो, बी के 60% के बराबर हो, मतलब ए को ज्यादा पैसा दिया जाए तभी तो उसका 30% उसके 60% के बराबर होगा। तो 30 1 के 30 कर दो, 30 दूना 60 कर दो, मतलब मैं कह सकता हूं कि ए अनुपात बी जो होगा वो 2:1 के बराबर होगा। करेक्ट है कि नहीं? यस। मतलब ए को दूना दो और 1 को आधा दो, ये स्थिति है। पैसे टोटल है कितने? 36,000 है। अब सुनिए, 2:1, जैसे हमने कहा कि ए को 2 भाग मिले तो बी को 1 भाग मिले, अनुपाती पदों को जोड़ दे, कितना हो गया? 3 हो गया। 3 बराबर कितना कर दे? 36,000 कर दे। 1 बराबर क्या होगा? 12,000 होगा। और 2 बराबर क्या होगा? क्योंकि हमको ए का हिस्सा चाहिए तभी तो ए का ब्याज निकालना है, 24,000 हो गया। 24,000 पैसा, 24,000 का मान, 24,000 की धनराशि ए को समर्पित की गई, ए को दी गई है। अब ए को अगर 24,000 दिया गया है तो 24,000 का 30% ही तो ब्याज है। यह 24,000 को 15% की दर से 2 साल का ब्याज निकाल दो, कितना हो जाएगा? 15% की दर से 15 गुणे 2 बटे आप 100 कर दें, वही नियम होता है, 2 जीरो खत्म, 15 दूना 30 होता है, 30 गुणे 240 कर दें,
2 जीरो बढ़ गया, 24 तिया 72 हो गया। 7,200 रुपए उसको ब्याज के तौर पर प्राप्त होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन होगा। 7,200 ब्याज होगा जो ए के सुपुर्द है, ए के लिए है। ए से प्राप्त कुल ब्याज 7,200 है। और आशा करता हूं समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया सा सवाल है और बहुत बढ़िया से इसकी व्याख्या आपने नोट करी होगी। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। करेक्ट है। अगले सवाल पर बढ़ो। अगला देखिए 55 नंबर। दो पासे डाइस होते हैं जो लूडो वाले पासे होते हैं। पासों को फेंकते हैं तो संभावनाएं 1 से लेकर 6 तक की होती है। जब हम पासे फेंकते हैं लूडो वाले तो हम उम्मीद करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 कोई एक नंबर हमको प्राप्त हो जाएगा। पासों के एक युग्म को एक साथ एक बार फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग पूर्ण वर्ग होगा। इसकी क्या प्रायिकता है? अब सुनिए, एक डाइस अगर आप फेंकते हैं, चाहे डाइस 1 डाइस 2 दो बार फेंकते हैं, तो 1 से 2 3 4 5 और 6 पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 और 6 पॉसिबिलिटी, यही तो आएगी। अब हमसे कहा कि हमें उन पेयर्स को, जैसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2 पासे फेंकते हैं तो जो टोटल आउटकम्स होते हैं, क्योंकि एक पासा फेंकने पर 6 आउटकम्स आता है, 2 पासों को फेंकने पर टोटल आउटकम्स, क्योंकि हम सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की n ऑफ a डिवाइड बाई n ऑफ s के बराबर होती है। s क्या होता है? कुल आउटकम्स होता है। कुल कितने आउटकम्स है s बताता है। a क्या बताता है कि हमारे फेवर में कितने आउटकम्स हैं। ये हमारे फेवर में कितने आउटकम्स है a बताता है। अब हम सुने टोटल आउटकम्स क्या होंगे। टोटल आउटकम्स अगर जैसे हम लोग सिक्का फेंकते हैं, आपको पता होगा, एक सिक्का फेंकते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी, 2 सिक्का फेंकेंगे 2 दूना 4 पॉसिबिलिटी, 3 फेंकेंगे 2 की पावर 3 8 पॉसिबिलिटी। वैसे ही एक डाइस फेंकेंगे 6 पॉसिबिलिटी, 2 डाइस फेंकेंगे 6 की पावर 2 अर्थात 36 पॉसिबिलिटी होगी। मतलब यहां पर तो तय है कि 36 होगा। और इसका सिस्टम है जैसे 1 के साथ 6 नंबर, 2 के साथ 6 नंबर, सभी 6 के साथ 36 नंबर, तो टोटल आउटकम 36 है। अब हमको उनको सोचना है जो हमारे फेवर में है। हमें उन पेयर्स को सेलेक्ट करना है, उन युग्म को लेना है जिनको एक बार फेंकने पर जो उनकी प्राप्त संख्या है, जिनका जोड़ एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। अब पूर्ण वर्ग के लिए देखिए क्या क्या सोचा जा सकता है। जैसे हम क्या इसमें एक को किसी के साथ जोड़कर पूर्ण वर्ग बना सकते हैं? आप सोच लो, एक को किसी के साथ जोड़कर क्या पूर्ण वर्ग बन सकता है? बिल्कुल आप सोच करके डिसाइड कर लीजिए, तभी आप चलिए आगे। सबसे पहले हमने देखा अगर हम 1 को 3 के साथ जोड़ते हैं तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, मतलब 1 और 3 का पूर्ण वर्ग बन सकता है। 1 और 3 का पूर्ण वर्ग बन सकता है क्योंकि 1 3 जुड़कर 4 होता है। 2 को 2 के साथ जोड़कर पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, 2 2 कर दीजिए 2 को 2 के साथ। 3 को ध्यान से देखते चलिएगा, 3 को 6 के साथ जोड़कर पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, 3 6 कर सकते हैं। 4 को 5 के साथ जोड़ करके 4 को 5 के साथ जोड़ करके पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, 4 और 5 कर दीजिए। 5 को 4 के साथ जोड़कर पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, 5 और 4 कर दीजिए। ठीक है, ऐसे 6 को 3 के साथ जोड़कर पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, 6 और 3 कर दीजिए। तो हमारे फेवर में कितने आउटकम्स आ गए आप खुद चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं। 3 3 6 आउटकम्स है, इसकी जगह आप 6 कर दो, नीचे 36 है। 6 के 6 होता है, 6 4 के 36 अर्थात 1/6 आ रहा है, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। हमने उन आउटकम्स को लिया, हमने उन पॉसिबिलिटीज को लिया। शायद कुछ मिस हुआ है। हमने क्या लिया है बताओ? 1 3 लिया है, ठीक है, 2 2 लिया है, 3 1, अच्छा 3 का 1 के साथ ले लिया। हाँ, कुछ गलत हुआ है यहां पर, थोड़ी सी गलती हुई है शायद, क्योंकि देखो 1 का 3 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 1 के साथ एक हम आउटकम छोड़ रहे थे पॉसिबिलिटी, अर्थात कुल 7 हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। तो यहां पर यना पे 7 होगा क्योंकि टोटल जोड़ी 7 हो गया। 7/36 होगा, 1/6 गलत हो जाएगा, ऐसे देखिए मिस्टेक हो सकती है। 7/36 इस सवाल का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर आएगा। 7/36 होगा। हम 3 1 नहीं रखे थे, 3 1 रखने से एक आउटकम्स बढ़ जाएगा, और एक आउटकम्स बढ़ेगा तो टोटल आउटकम्स आपके फेवर में 7 हो गए। मतलब 7 ऐसे पॉसिबल पेयर हैं जिनको जोड़ देने से हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, अर्थात हम 7/36 यहां पर सही उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। जी समझ रहे हैं? अब सबको क्लियर हो गया? यस। आगे सवाल पर आइए। अगला सवाल देखिए क्या है, आपके सामने ही है, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कन्फर्म। एक मिश्रण में शराब व पानी का अनुपात 3:2 है। किसी दूसरे मिश्रण में
यह अनुपात 4:5 है। दूसरे मिश्रण की कितनी मात्रा पहले मिश्रण की 3 लीटर मात्रा में मिलाई जाए कि नए मिश्रण में जो शराब व पानी का अनुपात हो 1:1 हो जाए। आप समझो, एक बढ़िया सवाल है। जैसे आप देखो, दो मिश्रण है, पहला मिक्सचर है, दूसरा मिक्सचर है। ध्यान से देखते चलिए तो क्लियर होगा। पहले मिक्सचर में वाइन एंड वाटर, ये आपका जो रेशियो है कितना है बताएं? यह 3:2 है। करेक्ट है, 3:2 है। दूसरे मिश्रण में वाइन एंड वाटर, ये जो रेशियो है बोले कितना है? कंफर्म करिए, 4:5 है। इसका अर्थ क्या है कि हमारे इस मिश्रण की बात करो जिसमें 3:2 का अनुपात है, किसका? शराब और पानी का। टोटल क्वांटिटी देखो कितना है? 5 है। हम इसका मान ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसने लिखा है दूसरे मिश्रण की कितनी मात्रा लाएं और पहले मिश्रण के केवल 3 लीटर मात्रा में मिलाएं, पूरे में ना मिलाएं, 3 लीटर मात्रा में मिलाएं, जिससे कि यह मिश्रण नए मिश्रण में शराब व पानी जो नया मिलकर आए, जो नया प्राप्त आउटकम्स हो, उसमें हमको क्या हो जाए बताइए? उसमें हमको 1:1 का मिले। अच्छा, टोटल क्वांटिटी है कितनी? बोले 5 है। 5 की तुलना 3 से कर दो। क्यों 3 से कर दे? क्योंकि 3 लीटर ही हमको कंसीडर करना है। 5 अगर 3 होगा तो 1 3/5 होगा। बिल्कुल होगा, यस एकदम सही है। अब हम क्या करें? दूसरे मिश्रण पर चले तो टोटल क्वांटिटी कितनी है? 9 है। यस दिख रहा है, 9 है। 9 बराबर आप ऐसा कर दीजिए, देखिए यहां पर समझिएगा, 9 बराबर, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि अगर हम यहां पर इसकी तुलना किससे करेंगे, क्योंकि हम 9 त्रिक 27, जैसे आप समझो टोटल, जैसे हमने यहां पर कितना लिया? 5 बराबर 3 कर दिया, 1 बराबर 3/5। अब 1 बराबर 3/5 तो 9 बराबर कितना हो जाएगा? 9 त्रिक 27/5। देखिए 1 बराबर 3/5 तो इसकी टोटल मात्रा कितनी हो गई? 9 बराबर 27/5। और वही मैंने लिखा कि 9 बराबर इसके हिसाब से अगर चला जाए तो 27/5 होगा। बोलो सही लिख रहा हूं? हाँ लिख रहा हूं सही। और ऐसे करिए तभी आएगा, नहीं तो फिर चला ही जाएगा, समझ लीजिएगा। 27/5। तो अब ऐसे में अगर 1 का मान हम निकालेंगे तो 1 का मान क्या हो? 9 त्रिक 27 होगा, 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 का मान 3/5। और हम इसकी जरूरत ही क्या है हम लोग को? हम सीधा 9 का मान हम कंपेयर कर ले इससे ना, बस ऐसे ही आंसर आ जाएगा। 27/5 में 5 × 25, 2 27/5 हो गया। मतलब 5 सही 2/5 हो गया। और 5 सही 2/5 लीटर, देखिए अगर हम इसको मिलाते हैं तो जाकर के यहां दोनों बराबर बराबर हो जाते हैं। तो राइट सोल्यूशन आपका जी, हाँ ऐसे ही करिए, नहीं तो क्या ही मतलब निकलेगा। 5 सही 2/5 लीटर मिलाइए तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने आ जाएगा। क्लियर हो गई बातें? मिला लीजिए, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि बहुत लोग इसको छोड़ेंगे, और छोड़ेंगे तो फिर समझ लीजिए कि आप किस कंडीशन पर है, इसको आपको निर्धारित करना है। 56 हो गया। अगले सवाल पर आ जाओ। किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, एक समांतर चतुर्भुज है ऐसे, ये हमने बना दिया। समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 15 और 7 है। ये 15 है तो 7 है। यदि एक विकर्ण की लंबाई हमको 20 दिया है, तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको बताना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। आइए, क्षेत्रफल के लिए तो अगर बेस और हाइट दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दिया है तो भी बहुत अच्छी बात है। हम कैसे कर लें? जैसे आप ये सोचो, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर त्रिभुजों में बांट देता है। अर्थात अगर हम इसका नाम ABCD कर दें, ABCD, तो जो इस त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल होगा, ABC का क्षेत्रफल होगा, वही ADC का क्षेत्रफल होगा। अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें, उसी का डबल कर दें, तो पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ, तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में कोई समस्या नहीं, क्योंकि हमको हीरोज फार्मूला आता है। आप सब बताओ कि हीरोज फार्मूला जानते हो कि नहीं जानते हो? हीरोज फार्मूला होता है अंडररूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। करेक्ट है। जहां पर S जो होता है हाफ पेरीमीटर होता है। S का मान देखो कितना होगा, सभी को जोड़िए, 15 7 22, 22 20 42, 42 बटे आप 2 कर दे 21 हो गया। तो रूट के अंदर 21, 21 से 20 निकाले 1, 21 से 7 निकाले 14 और 21 से 15 निकाले 6। करेक्ट है। तो आपके पास यहां स्थिति देखिए क्या है, 3 × 7 है, हाँ 1 को रहने दीजिए, 2 × 7 है और 2 × 3 है। अब आप देखिए कि आपको इसका एरिया समझ में आ गया होगा। 7 का एक पेयर, 2 का एक पेयर, 3 का एक पेयर, समझ रहे हैं? 7 का एक पेयर,
2 का एक पेयर और 3 का एक पेयर, तो 7 त्रिक 21 दूना 42। इसका क्षेत्रफल हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ दीजिए तो 42 दूना कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर त्रिभुजों में बांट देता है, 2 बराबर समान त्रिभुजों में बांट देता है। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपने बता दिया तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जस्ट डबल कर दो, आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको कंफर्म हो गया होगा, समझ में आई बात है ना? यस, चलिए 84 हो गया। 84 आपका सी ऑप्शन में राइट सोल्यूशन है। अगला सवाल देखिएगा, इसका मान बताएं। देखिए सवाल क्या है, 1/15 है, हाँ 1/35 है, 1/63 है, 1/99 है और 1/143 है। करेक्ट है। आइए इस सवाल का उत्तर आप लोग जो पॉसिबल हो, जो कर सके बताएं। क्या लिखा जा सकता है, कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें थोड़ा सा हम लोग को, जैसे अब ऐसे सवाल में सोचो कोई एलसीएम लेकर निकाल ले, कैसे कर दे, तो पॉसिबल नहीं होता। मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं। जैसे इनके डिनोमिनेटर्स पर जाइए तो 3 गुणे 5 है, इनके डिनोमिनेटर्स में जाइए तो 5 गुणे 7 है, इनके डिनोमिनेटर में जाइए 7 गुणे 9 है, इनके में जाइए तो 9 गुणे 11 है, इनके में जाइए तो 11 गुणे 13 है। इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। जो गुणनखंड बने हैं उन सब में गैप 1 का नहीं है, उन सब में गैप 2 का है। उन सब में गैप कितने का है? 2 का, 2 का, 2 का, 2 का, 2 का। अब अगर हम 1/2 कॉमन कर ले, 1/2 कॉमन कर ले तो सारे टर्म्स कैसे बन जाएंगे, सुनते चलिएगा। ये सारे टर्म्स 1/3 माइनस 1/5 हो जाएंगे, 1/5 माइनस 1/7 हो जाएंगे, ऐसे होते चले जाए। अगर 1/2 हम कॉमन कर लें तो ये होगा, क्योंकि 5 1 के 5, 3 1 के 3, 5 में से 3 निकला 2/15, लेकिन हमने 2 बाहर कर दिया। जैसे अब आप ऐसे सोचो, 1/3 माइनस 1/5 क्या होगा? 2/15, 5 1 के 5, लेकिन हम 1/2 कॉमन कर चुके, इसका मतलब इसी के बराबर है। 1/7, 1/9, 1/9, 1/11, 1/11, 1/13। करेक्ट है। अब ये खत्म कौन कौन हुआ, देखिए खत्म 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 खत्म, सब खत्म। यहां पर 1/2 है और यहां पर 1/3 माइनस 1/13 है। 13 में से 3 निकलेगा 10/39 होगा, मतलब 1/2 गुणे 10/39 हो गया। 2 से जाएगा 5, तो 5/39 कहीं आ रहा है क्या? 5/39। बोलिए सही उत्तर है? हाँ उत्तर सही है। अगर इधर उधर करोगे तो सोचो कहां जाएंगे। 5/39 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, गलत मत करिएगा। यस, हाँ हाँ हाँ, समझ रहे हैं? मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। इसको भी बहुत बढ़िया से समझ लीजिएगा। ये आपका नंबर 58 डन होता है। अगले सवाल पर आइएगा। एक त्रिभुज एबीसी है, आप देख पा रहे हैं कहां है? बिल्कुल दिख रहा है, बोर्ड पर ऐसे ही एबीसी है। उसने कहा, मैंने इसको पकड़ लिया, हाँ एबीसी है। अभी हम कुछ और नहीं पढ़े थे। कोण ए का अर्धक, अर्धक मतलब यह कोण इस कोण के बराबर है। एडी है, यह भुजा एडी है। करेक्ट है। अब अगर यह अर्धक है, कोण का अर्धक है ना, भुजा का अर्धक नहीं, विपरीत का। ठीक है, एडी है, ठीक है। बीडी बराबर 5 है, ये आपको 5 सेंटीमीटर दे रहा है। ठीक है। डीसी बराबर 6, ये आपको 6 सेंटीमीटर दे रहा है। ओके, तथा एबी है 8 सेंटीमीटर और हमको एसी यक्स दिया है। और सच में इस सवाल में यक्स का मान ही तो पूछा है, इस सवाल में यक्स का मान ही पूछा है। और सिंपल रिलेशन होता है, अगर एक कोण का अर्धक है तो 5 का रिलेशन यक्स के साथ, 8 का रिलेशन 6 के साथ। आप सीधा सीधा ऐसे कर दीजिए। कैसे? देखिए, इसको इससे ऐसे ना बनाओ, सीधा लिखिए। मैं बता रहा हूं, मैंने इस पर 2 सवाल आपको करवाया है। मैं क्या लिखूं? एसी मतलब दिस लेंथ, और इसका रिलेशन कर दीजिए बीडी के साथ। बराबर एबी मतलब ए लेंथ, इसका रिलेशन इसके साथ कर दीजिए, गुणे डीसी। एसी कितना है? एक्स है। बीडी कितना है? 5 है। एबी कितना है? 8 है और ये 6 है। तो एक्स बराबर 48/5 हो गया। 5 9 45, 5 6 30, 9.6 कहीं है? हाँ है, बी ऑप्शन में 9.6 है। इस सवाल का सही उत्तर 9.6 है। यस, हाँ हाँ हाँ, ओके। समझ में आई बातें ना सबको? कंफर्म कर लो सभी लोग, आपको क्लियर हो गया होगा। इस सवाल का उत्तर आपके सामने है। अगले सवाल पर बढ़े। अगला सवाल देखिए क्या है। यक्स तथा वाई अपनी पूंजी निवेश 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। अपने धन को, अपने पैसे को 3 अनुपात, समझते चलिएगा, 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। करने आगे बढ़िए। यदि कुल लाभ का 5% दान पात्र में जमा करते हैं
जो लाभ मिलता है उसका 5% हिस्सा दान पात्र में जमा करते हैं। यक्स ने 8,550 का लाभ अर्जित किया, तो कुल लाभ की वैल्यू बता दो कितनी हो गई। एक बात समझ लीजिएगा, जब भी कोई व्यापार ही समझो या कोई निवेश समझो, अगर कोई दो लोग मिलकर किसी निवेश में शामिल होते हैं, जिस रिस्पेक्ट में, जिस रेशियो में वो लोग निवेश करते हैं, उसी रिस्पेक्ट, उसी रेशियो में उनको लाभ प्राप्त होता है। लेकिन यहां कहानी दूसरी थोड़ी सी है कि जो लाभ ओवरऑल व्यवसाय से, व्यापार से आएगा, उस लाभ का 5% हिस्सा दान में जाएगा। दान में जाने के बाद हमने जैसे जैसे निवेश किया है वैसे वैसे हम लाभ का बंटवारा अपना करेंगे। यही स्थिति है। सवाल में कहा है कि अगर हमने 3:2 के अनुपात में निवेश किया था, हमारा लाभ, अगर जैसे यह AX है और यह Y है, यहां पर X को जो लाभ मिला था 8,550 मिला था। अगर हम इसके मान को मान लें कि इसका लाभ का हिस्सा 8,550 है, आप खुद ही चेक कर लो कितनी बार जा रहा है। डिवाइड करके देखिए, 3 दूना 6, 3 8 24, 3 5 15, 2,850। मतलब 3 का मान, जो इसका लाभ है, 3 का मान 8,550 है, तो 1 का मान 2,850 है, 850 है। यहां समझ में आई? इसका अर्थ क्या है कि कुल लाभ का हिस्सा क्या रहा होगा, बताओ। 3 2 कितना, 5, 5 बराबर क्या था बोलिए, 5 0 0, 5 5 25, 5 8 40, 2 42, 2 हासिल 4, 5 2 10 4। ये कुल लाभ था, 14,250 रुपए का कुल लाभ था। उस लाभ में से 8,550 रुपए उसको मिला था। अब हमको पता है कि जो लाभ है, दरअसल जो लाभ बांटा गया है, क्या आपको लगता है कुल था? अगर यही करना होता तब तो उत्तर हो जाता। लेकिन हम आपको बता दें कि जो लाभ बटा था, वो लाभ जो था तब था जब 5% दान में चला गया था। इसका मतलब ये वैल्यू जो आई है, ये संपूर्ण लाभ नहीं है, ये बांटे जाने वाला लाभ है। और बांटे जाने वाला लाभ जो है वो दान में जाने के बाद आएगा। इसका मतलब अगर 5% हम दान से निकाल दें, 5% क्या होता है, 1/20। इसका मतलब हम कहेंगे कि अगर 20 का कुल लाभ हुआ था तो 1 गया था दान में, 1 गया था दान में, बटा क्या होगा बोलो, बटा होगा 19। यह 19 का मान है। यह किसका मान है भैया, 19 का मान। 19 बराबर 14,250 है। हमको कुल लाभ बताना है, जो कुल लाभ तो 20 हुआ था ना सौदे में, तो 20 का मान बताओ कितना था। 19 कितना बार जाएगा, यहां पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो 19 जाएगा, यहां पर 19 7 हाँ 8 बार ना, 19 8 कितना होता है, नहीं 19 7 7 9 63, 7 1 136, 7 बार गया, 6 बार गया। फिर देखिए यहां पर कितना, अगर हम 19 से इसको भाग करते हैं 142 50 को, तो 19 7 136 होता है, 6 5 0, कुछ कटेगा, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। मेरे हिसाब से देखिए, आपको जब एक कट करके देखिए सामने आया, क्योंकि हमें 20 का मान निकालना है, क्योंकि ये 19 का मान आपको दिया था, 19 का मान दिया था। अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं किसको, 14,250 को, तो आपको क्या प्राप्त होता है बोलिए। 19 से अगर हम 14,250 को डिवाइड करते हैं 14,250 को अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं तो 750 आएगा। 19 5 95 हो जाएगा ना, और 20 से जब गुणा करेंगे तो 75 दूना 150 होता है, 2 जीरो और बढ़ जाएगा। कुल 15,000 का लाभ हुआ था। उस 15,000 में 5% हमने निकाल दिया था, 15,000 में 5% दान में निकाल दिया था। फिर जो हिस्सा बचा था उस हिस्से को 3:2 में बांटा गया था। यह सही है, बिल्कुल सही बात है। ध्यान दीजिएगा ऐसे सवालों पर। आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा, यह पैसा फिर बाद में उसको मिला था। आगे बढ़ता हूं, नीरज को, अब सवाल पर आगे बढ़िएगा, देखते चलिएगा सभी सवाल को, बिल्कुल सही बात है ना। चलिए हाँ, नीरज को रुपए 840 की कीमत वाली शर्ट पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद भी 18% का लाभ प्राप्त हो जाए। ऐसे सवालों में हमें एक बहुत ही सिंपल रूल अप्लाई करना चाहिए। वो क्या, हमें उस वस्तु की प्राइस को देखो 2 कंडीशन पर रखना है। एक तो छूट देने पर भी अगर लाभ हो जाए तो हम छूट के लिए आंकड़े को अगर हम एमपी माने और एमपी को अगर हमने कहा 100 है तो हम छूट करेंगे 16% की, तो इसकी प्राइस हो जाएगी 84। जब हमने इसको एमपी माना तो उस हिसाब से 16% की छूट करके 84 पहुंचाया, और इसी आंकड़े को एक बार हम कॉमन करके सीपी मान ले और सीपी माने और 18% का लाभ करें तो यह वैल्यू क्या हो जाएगी पता है, यह वैल्यू 118 हो जाएगी। अब सवाल की स्थिति क्या है, ये सवाल के किस रिलेशन को प्रेजेंट करेगा,
ठीक है, ए सवाल का सीपी प्रेजेंट करेगा और ए सवाल का क्या देखिए यहां पर एमपी प्रेजेंट करेगा, यह अंकित मूल्य। मतलब ऐसी स्थिति में सवाल के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात डेवलप हो जाएगा। सवाल के क्रय और अंकित का कभी भी सवाल जब ऐसे आए जहां पर आपको छूट देने पर भी लाभ मिले या हानि हो, तो आप 100 को एक बार अंकित मूल्य मानकर जो डेटा घटाकर निकालेंगे छूट को, वहां से क्रय मूल्य जनरेट होगा। 100 को एक बार आप क्रय मूल्य मानकर जो डेटा बढ़ाकर या घटाकर आप आकर जाएंगे वह अंकित मूल्य होगा। क्रय और अंकित मूल्य का रेशियो बन जाएगा। अब सवाल में 840 की कीमत वाली शर्ट पर, मतलब इसका प्राइस 840 है, आपको कितना अंकित करना है यही प्राइस बतानी है। सिंपल हो गया सवाल ना। 80 कितना बार? 10 बार। 10 का इससे गुणा करिए, 1180 होगा। 1180 जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया है, एकदम साफ साफ सामान्य तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। यस, बी आएगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सब लोग कंफर्म करिए, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते चलिए और कंटिन्यू करते चलिए, ठीक है। अगला सवाल बोर्ड पर आ चुका है, देखिए क्या है। 31,250 की धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज को 8 माह के आधार पर संयोजित किया जाता है। लो, एक कहानी और है। ब्याज को 8 माह के आधार पर संयोजित किया जाता है। जब ब्याज को 8 माह के आधार पर संयोजित किया जाता है तो उसका सिस्टम क्या होगा, मैं आपको बता दूं। देखिए, जैसे कभी कभी ब्याज को छमाही कंसीडर किया जाता है। छमाही मतलब 6-6 महीने पर ब्याज निकाला जाता है। कभी कभी तिमाही कंसीडर किया जाता है, 3-3 महीने का ब्याज निकाला जाता है। जब 6-6 महीने का ब्याज निकाला जाता है तो हम एक साल में 2 बार ब्याज का कैलकुलेशन करते हैं। जब 3-3 महीने का ब्याज निकाला जाता है तो साल भर में हम 4 बार कैलकुलेशन करते हैं। सवाल में सब कुछ इजी है। प्रिंसिपल है 31,250, ब्याज दर है 12% पर एनम, समय है 2 वर्ष, ठीक है। हमको बस ये समस्या है जो 8 माह के आधार पर 2 साल का हम उपयोग करेंगे। 8 माह के आधार पर अगर हम 2 साल का उपयोग करेंगे तो इसका सिस्टम क्या बन जाएगा, उसी को बस समझ लीजिए और कुछ नहीं। जैसे हम सबको पता है कि 12 माह बराबर 1 वर्ष होता है। 1 वर्ष होता है। 8 माह को अगर हम वर्ष के हिसाब से कंसीडर करें, 8 माह को जैसे 6 माह होता है तो 6/12 1/2 कर देते हैं। ऐसे 8 माह को अगर हम लोग यहां पर कंसीडर करें तो यहां पर क्या स्थिति आएगी, ये बहुत अच्छे से बात यहां पर आपको क्लियर हो रही होगी। अगर 12% की दर 12 महीने के लिए है, ये बहुत बढ़िया देखिए सवाल बन गया। 12 माह वैसे 1 वर्ष होता है, तो 8 माह मतलब 1 आप लिखना चाहे तो जैसे 8/12 लिख सकते हैं। अगर उस आधार पे जाना है तो 8/12 हो गया। एक बहुत अच्छी स्थिति मुझे यहां जो नजर आ रही है वो ये कि अगर हम कह रहे हैं कि 12 माह के लिए जो ब्याज दर है वो 12% है। जैसे हम छमाही में क्या करते पता है, ब्याज दर को दूना कर देते हैं, समय ब्याज दर को आधा कर देते हैं, समय को दूना कर देते हैं। दर को आधा, समय को दूना। जब तिमाही करना होता है तो दर को 1/4 कर देते, समय को 4 गुना कर देते। ऐसे अगर 8 महीने की बात है और 12 महीने का 12% है तो 8 महीने का सीधा सीधा 8% कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ब्याज दर को 8% कर दीजिए और 8% को भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए। 8%, अब जो ब्याज दर हमारी है उसको 8% कर लीजिए। 8% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, 4 दूना 8, 4 25 बार 100 होता है। 4 25 बार 100 होता है। अब ऐसे सवाल में सीधा सीधा देखिए, क्योंकि हम समझ गए अब यह 3 बार कंटिन्यूड होगा, 3 बार कंटिन्यूड होगा। हम 25 से 27 होंगे, फिर 25 से 27 होंगे और फिर 25 से 27 होंगे, क्योंकि 2 साल में अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो 8-8 महीने के 3 पीरियड बनते हैं। 8 3 24 होता है ना, तो 8-8 महीने के 2 साल में 3 पीरियड कैलकुलेट होंगे, मतलब 3 बार हमें कंटिन्यूटी दिखानी होगी। अब इसका मान हमको क्या निकालना है, ब्याज। कैसे निकलेगा समझिएगा भाई। ये 25 की पावर 3 है, 27 की पावर 3 है। हम सबको पता है कि इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 15,625 होगा, 15,625, और 27 का आप अगर घन कर दीजिए तो 19,683 हो जाएगा। यहां पर जब 27 का घन हम लोग करेंगे तो 19,683 होगा। 683 जो दोनों का डिफरेंस होगा वही CI होगा, वही ब्याज होगा। क्या डिफरेंस होगा थोड़ा सा देख लीजिएगा। 13 से 5 8 होता है, 13 से 5 8, 7 से 2 5 होता है, 6 से 6 0, 9 से 5 4 होता है। अब आपको 15,625 का मान पता है, 31,250 मूलधन। आपको निकालना है ब्याज, तो 4,058 का मान आपको बताना है। 2 बार जाएगा, 2 से गुणा करिए, 2 8 16, 2 5 10 11, 0 1 2 4 8, ठीक है। 8,116 हो जाएगा, जो आपको कहां दिया देखिए 8,116 ऑप्शन नंबर डी में दिया है।
समझ रहे बातों को? यही सवाल है और कुछ नहीं सवाल में था। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। डी ऑप्शन लगाइए, गलत मत करिए, सभी लोग सही करिए। यस, अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल देखिए कितना है। एक नाव, ध्यान सुनिएगा, एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। जब धारा का सपोर्ट पाती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, और उतनी, देखिए, जबकि वह इतनी ही दूरी वह धारा के प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में तय कर पाती है। जब वह अनुकूल जाती है तो 20 किलोमीटर को 2 घंटे में तय करती है, तो अनुकूल चाल उसकी हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वह प्रतिकूल आती है तो उसी दूरी को वह तय कर पाती है 5 घंटे में, तो प्रतिकूल चाल हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब शांत जल में नाव की चाल देखिए, कभी भी जब आपको अनुकूल चाल पता हो और प्रतिकूल चाल पता हो, प्रतिकूल चाल घटकर आती है धारा से और अनुकूल चाल जुड़कर आती है धारा से। अगर आपकी शांत जल में, स्टिल वाटर में कोई स्पीड है x और अनुकूल चाल y है, धारा की चाल y है, तो अनुकूल चाल मतलब डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। आपकी चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी, आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आपकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में और धारा की चाल उस समय मान लीजिए y है और आपको धारा का विरोध मिलता है, तो आपकी चाल से धारा की चाल घट जाएगी, आपकी चाल को धारा की चाल घटा देगी, तो आपको प्रतिकूल चाल पता चलता है, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम पता चलता है। अब सवाल में जब कभी आपको अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दिया हो, ऐसी केस में शांत जल में नाव का चाल निकालने के लिए हम लिखते हैं x बराबर u प्लस बी बाई 2, अर्थात 10 प्लस 4 बटे 2 बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर यहीं पर प्रतिकूल चाल पूछा, सॉरी, धारा की चाल पूछता तो आपको u माइनस बी बाई 2 करना होता। अगर धारा की चाल पूछता तो u माइनस बी बाई 2 करना होता। तो पहला ऑप्शन इस सवाल के लिए एकदम राइट सोल्यूशन है, जो आप लोग देख पा रहे हैं। अगले सवाल पर आइए। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक क्या होता है? बहुलक हमेशा वह आंकड़ा होता है जो सर्वाधिक बार आता है। अब इससे आसान सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें सीधा सीधा बारंबारता है और इसमें पद है, मतलब मान है। ध्यान से देखिएगा, ये पद है, मान है जिसको कहते हैं, और बारंबारता है। बारंबारता ये बताता है कि कोई पद कितनी बार आया है। किसी आंकड़े में जो पद सर्वाधिक बार आता है, सबसे अधिक बार आता है, वही उसका बहुलक कहलाता है। तो अगर हम देख रहे हैं कि 12, जैसे ये 12 जो है 4 बार आया है, 16 10 बार आया है, 20 14 बार आया है, 24 20 बार आया है और 6 बार आया है 28। यहां डाउट देखो थोड़ी सी बढ़ेगी, मैं आपको बता दूं। मैं आपसे कहूं बहुलक कौन है, आप बताओ कौन ज्यादा बार आया है। पता चला 24 ज्यादा बार आया है। कितनी बार आया है? 20 बार आया है। बहुत सारे लोग इसका उत्तर 20 लगा दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं, जबकि उत्तर इसका कितना होगा? 24 होगा। जो आंकड़ा ज्यादा बार है वह आंकड़ा बहुलक होगा। भाई बारंबारता थोड़ी हो जाएगी, बारंबारता तो काउंटिंग बता रहा है ना, तो उत्तर आपका 24 होगा, 20 नहीं हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो आपका जो बारंबारता है वो 20 है, वो बता रहा है कि सबसे ज्यादा बार 24 आ रहा है। लास्ट सवाल पर हम लोग आएंगे, अंतिम सवाल एक बार लास्ट में और देख लीजिए, खत्म हो जाए। किसी ठोस बेलनाकार छड़ के आधार की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। छड़ को पिघलाकर 6 ठोस गेंदों में परिवर्तित किया जाता है, जिनकी त्रिज्या छड़ की त्रिज्या के बराबर है। छड़ की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिएगा। बढ़िया सवाल है। छड़ एक बेलन है, इस प्रकार से है। छड़ एक बेलन है जो इस प्रकार से, उसका सेंटर है, उसकी रेडियस है, सेंटर है, रेडियस है। ठोस बेलनाकार छड़ के आधार की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, ये दिया है त्रिज्या। इसको पिघलाया, गलाकर हमने गोलाकार गेंदें बनाई, जिसकी त्रिज्या इसी की त्रिज्या के बराबर है। अगर ये 50 था तो यह भी 50 ही है। अब कह रहा है, देखिए 6 ठोस गेंद, कितनी गेंदें बनाएगी? 6 बनाएगी और यह इसके बराबर हो गई। क्यों बराबर हो गई? मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी किसी धातु की वस्तु को पिघलाकर, गलाकर, पीटकर, ठोककर, जो भी जैसी स्थिति बने, अगर आप उसको लेकर के नई वस्तु बनाते हो, नई शेप में डिजाइन करते हो, तो दोनों के आयतन में कोई फर्क नहीं आएगा। दोनों का आयतन हमेशा बराबर रहता है, दोनों का आयतन सेम रहेगा। समझ रहे हैं? अब आप सुनो, बेलन के आयतन के बराबर ही इन 6 गेंदों का आयतन हो जाएगा। इस बेलन की ऊंचाई, लंबाई ही पता करनी है, छड़ की लंबाई हमको मीटर में बतानी है, बाकी आप रेडियस देख रहे हैं सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। 50 का स्क्वायर इंटू एच कर दीजिए। एच मतलब वही लेंथ जो आप पता करना चाहते हैं, डी लिख दिया मैंने उसको। और गेंदों की बात करो तो 6 गेंदें हैं। एक गेंद मतलब स्पीयर, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3
पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 50 का होल क्यूब। करेक्ट है। अब देखो जो कटे पीटे खत्म करे, सबसे पहले पाई पाई से गया, यहां 50 का वर्ग है और हमको फाइनली यही डी निकालना, 3 दूना इसको 6 कर दीजिए। आप डी का मान अर्थात लेंथ निकालना चाहते हैं तो 8 गुणे 50 की पावर 3 है, डिवाइड बाई 50 की पावर 2 होगा। करेक्ट है। अब क्या होगा बताइए, अब यह जो है 50 की पावर 2 इससे खत्म करके इसको केवल 50 बना देगा। 8 गुणे 50 सेंटीमीटर है और मुझे इसको बनाना है मीटर में, तो मीटर में बनाने के लिए 8 गुणे 50 बटे हम कर दें 100, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 50 दूना 100 होता है, 2 चौके 8 होता है, 4 मीटर की छड़ है जो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, 4 मीटर की छड़ है। संभवतः आपको सब क्लियर हो गया होगा, सभी 25 सवाल आपको एकदम क्लियर हुए होंगे। अब आप सभी लोग जो है अच्छे से इसको देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है जिससे कनेक्टेड रहिए, आप हमेशा नोट्स और पीडीएफ प्राप्त कर